हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैरालीगल स्टडी। BPAG 174 सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये जो हमारा कोर्स है इसकी 5th यूनिट हम करेंगे। तो देखो, इसमें है कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्लोबल कॉमन्स एंड क्लाइमेट चेंज। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि ग्लोबल कॉमन्स होता क्या है, तो उससे पहले मीन्स इस फर्दर कॉन्सेप्ट में आगे जाने से पहले एक इंट्रोडक्शन अगर आपको लिखना हो इसका सिंपल सा, तो वो क्या है? उसका मतलब ये है कि रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑल ओवर द वर्ल्ड हैज़ लीड टू मैसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज फाउंड इन द ग्लोबल कॉमन्स। कि जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होती जा रही है पूरी दुनिया में, उस तरीके से अगर उसके कंपेयर में बात करें तो मैसिव लेवल पे, बहुत ही लार्ज लेवल पे नेचुरल रिसोर्सेज का भी जो एक्सट्रैक्शन है वो देखने को मिल रहा है। और स्पेशली ये जो नेचुरल जो रिसोर्सेज का सबसे जो गंदा जिन चीज़ों पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है वो है ग्लोबल कॉमन्स पे। ठीक है, तो वापस से बोलता हूँ, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑल ओवर द वर्ल्ड हैज़ लीड टू मैसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज फाउंड इन द ग्लोबल कॉमन्स। तो अब यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन इमर्ज होता है कि भाई ये ग्लोबल कॉमन्स है क्या, जिसके ऊपर नेचुरल रिसोर्सेज का या जो ये इन्वायरमेंट जितनी प्रॉब्लम्स हैं उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा पड़ रहा है। तो वो ये जो ग्लोबल कॉमन्स है ये क्या है, क्या ये कॉन्सेप्ट है, कहाँ से ये आया, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ जो ग्लोबल कॉमन्स है फ्रेंड्स, उसका मतलब क्या है? द ग्लोबल कॉमन्स refer to those areas or regions which are outside the exclusive jurisdiction of the nation states and require common governance and management by the international community। सिंपल भाषा में मैं बात करूं तो ग्लोबल कॉमन्स जो है वो एरिया या वो रीजन होता है जो एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शंस है, आउटसाइड द एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन, कि ना उसमें इंडिया का जैसे जुरिडिक्शन है ना किसी और कंट्री का जुरिडिक्शन है। तो जुरिडिक्शन का मतलब होता है कि पर्टिकुलर इतने एरिया तक हमारा जो देश है उसमें कानून बना सकता है, उसमें समुद्र में जो चीज़ें एक्टिविटीज़ होती हैं हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं, ये होता है जुरिडिक्शन। लेकिन आउटसाइड एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन का मतलब होता है कि वो एरिया जहाँ पे कोई देश अपना क्लेम नहीं कर सकता। तो वो जो पार्ट है ना, उसको बोलते हैं हम ग्लोबल कॉमन्स। और जो ग्लोबल कॉमन्स हैं इसके कुछ एग्जांपल हैं, वो हैं जैसे एटमॉस्फेयर। अभी एटमॉस्फेयर पे कोई क्लेम थोड़ी नहीं कर सकता है। दूसरा, एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका जो है वहाँ पे भी कोई क्लेम नहीं कर सकता। ओशन फ्लोर, जिसको हाई सी एरिया बोलते हैं, तो हाई सी जो एरिया है वहाँ पे भी किसी का क्लेम नहीं है। और आउटर स्पेस, अब स्पेस में भी कोई ऐसे थोड़ी नहीं बोल सकता है कि भाई ये मेरा, ये चाइना का, ये पाकिस्तान का, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो वापस से अगर मैं एक बार तो आपको स्टार्टिंग में बताऊं, मैंने आपको बताया जस्ट एक इंट्रो के रूप में पहले कि रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसका सबसे ज़्यादा नेगेटिव जो इम्पैक्ट पड़ा है वो ग्लोबल कॉमन्स पे ही पड़ा है। और फिर हमने देखा कि ग्लोबल कॉमन्स हैं क्या, तो उससे रिलेटेड मैंने बताया कि वो एरिया जहाँ पे किसी का भी जुरिडिक्शन नहीं आता है, जहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी मीन सबका ही अपना, वहाँ पे आप कह सकते हो कि वो सबके लिए है। और उसमें जो एग्जांपल मैंने बताया, एटमॉस्फेयर, एंटार्क्टिका, ओशन फ्लोर्स, जिसको हाई सी भी बोलते हैं, ओशन फ्लोर को हम हाई सी भी कह सकते हैं, या फिर आउटर स्पेस। नेक्स्ट है कि इट इज़ इन दिस रिगार्ड दैट द इन्वायरमेंट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ग्लोबल कॉमन्स एंड रिक्वायर कोऑपरेशन एंड प्रोटेक्शन बाय द ग्लोबल कम्युनिटी। तो इसका मतलब हमें साफ यहाँ पे समझ आ गया कि जो इन्वायरमेंट है ना वो भी समहाउ एक ग्लोबल कॉमन्स का से रिलेटेड ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और अगर हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए हमें कोऑपरेशन करना होगा और पूरी जो कम्युनिटी है, ग्लोबल कम्युनिटी जो है, उसको साथ आना होगा। तभी हम सही मायने में अपने जो पूरी पृथ्वी है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अब अगर हम चलें थोड़ा आगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ग्लोबल कॉमन्स को एक्सप्लॉइटेड कर रही हैं। द ग्लोबल कॉमन्स आर एक्सप्लॉइटेड इन द फॉलोइंग मैनर। सबसे पहले मैं बात करूं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो इसके तहत क्या है कि फॉर ब्रिंगिंग about development and industrialization and to satisfy the greed for more, human beings have permanently damaged the environment and leading to the extinctions of many species of plant and animal। तो देखो, इसमें जो मैंने बताया कि एक्सप्लोइटेशन में जो फॉलोइंग जो रीजन्स हैं उसमें एक रीजन है कि इंडस्ट्रियलाइजेशंस एंड
टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। इसके तहत क्या आता है, इसके तहत यही है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है लार्ज स्केल पे, उसके तहत हम परमानेंटली इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं। और उस डैमेज का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट वो ह्यूमन पे तो पड़ ही रहा है, साथ साथ में जो स्पीसीज़ हैं, प्लांट की स्पीसीज़ हैं, एनिमल की स्पीसीज़ हैं, वो भी खतरे में आ रही हैं। अभी जैसे मैंने हाई सी की बात करी, अब वहाँ पे आप डंपिंग करोगे, वेस्ट को रिलीज़ करोगे, वहाँ पे ऑयल जो है जैसे तेल, वो सब अगर लीक हो रहा है उस एरिया में तो कितनी सारी जो स्पीसीज़ हैं वो खतरे में आ सकती हैं। या कितनी सारी, आपने देखा होगा कई बार न्यूज़ में भी या समुद्र के किनारे से कुछ वीडियोस आ जाती हैं जिसमें जैसे लाखों लाखों जो फ़िश हैं, मछलियाँ, वो मरी पड़ी हैं। अब ये क्या है, ये इशारा है, ये ग्लोबल कॉमन्स की तरफ ही ये इशारा है कि उसमें सबसे बड़ा थ्रेट अभी पैदा होता जा रहा है। और उसके पीछे जो मैंने कारण बताया वो है सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है। उसमें यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो इको फ्रेंडली ना हो के अगेंस्ट में जा रही है, ये एक मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। दूसरा जो है, जैसे एंटार्क्टिका इज़ फेसिंग ए रैपिड इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन ड्यू टू द इंक्रीजिंग पॉल्यूशंस एंड इफेक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। अभी जैसे देखो ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन का जो इमिशन जो हो रहा है लार्ज स्केल में, उसके तहत ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा कंसर्न हमारे सामने है। और उसके चलते क्या होता है, पोल्यूशन भी इंक्रीज़ हो रहा है। और स्पेशली एंटार्क्टिका आर्कटिक जो रीजन है ना, वहाँ पे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं तो वाटर जो है वो बढ़ेगा। और वाटर का लेवल अगर बढ़ेगा तो जो समुद्र के किनारे जो इवन जो कंट्री हैं उनको तो खतरा होगा ही होगा। इवन जैसे इसमें क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते पूरा अगर सिस्टम इम्बैलेंस होता है तो एक्वेटिक जो एनिमल्स है, समुद्र के अंदर जो रहने वाले जो जीव जंतु हैं, वो सब भी अफेक्ट इनसे होंगे। नेक्स्ट जो है, अगर मैं बात करूं कि ग्लोबल जो ओशियन है इज़ पोल्यूटेड थ्रू द डंपिंग ऑफ वेस्ट। आपको पता ही है कि वेस्ट बहुत सारा जो कंट्रियां हैं वो अपना वेस्ट जो है वो वहीं पे ओशियन में जाके डंप करते हैं। इसके अलावा ओवर फिशिंग भी होती है हाई सीज एरिया में, तो वो भी एक बहुत बड़ा इंडेंजर सामने आता है मैराइन लाइफ के को लेके। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, और स्पेशली जैसे हमने बात की, जैसे हैजार्ड्स वेस्ट में कहूँ, ऑयल है, केमिकल्स हैं, प्लास्टिक है, ग्लास के जो टुकड़े हैं, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, वो जो एनिमल्स के मुंह में जब जाएंगे, ठीक है, वो उसको कंज्यूम करेंगे खाने की चीज़ समझकर, तो वो फिर मरेंगे ही। तो ये जो थ्रेट है ना, ये बहुत बड़ा जो थ्रेट है वो सामने आ रहा है इन सब कारणों से। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द रॉन्ग टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और रैपिड जो environment degradation due to the global warming and increasing pollutions। और इसमें एक और भी रीज़न है, आपको पता है, जैसे पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है तो वेस्ट भी बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है। वेस्ट जब जनरेट हो रहा है तो उसके साथ और अदर प्रॉब्लम्स भी आ रही है। फिर ज़मीन तो फिक्स है, ज़मीन तो बढ़ नहीं रही है, पॉपुलेशन सिर्फ बढ़ती जा रही है, तो एक्सप्लॉइटेशन होगा ज़मीन का भी। आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को काटोगे। अभी आप देखो कि जगह जगह आप न्यूज़ में सुनते सुनते होंगे कभी कि जंगलों में आग लग गई। तो जो फॉरेस्ट फायर है वो एक बहुत बड़ा जो कंसर्न है वो हमारे सामने आ रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में इम्पेक्ट कर रही हैं। उसी को चलते अगर हम उसको एक सिंपल डेफिनेशन में समझे तो ट्रेजिडी ऑफ द कॉमन्स जो है वो क्या है। तो ट्रेजिडी ऑफ द कॉमन्स का मतलब ही है यहाँ पे कि डिफॉरेस्टेशन, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करना, जैसे कोयला और नेचुरल गैस, ये सब, तो ये सब भी पोल्यूशन करते हैं। ओवर ग्राजिंग करना, ओवर फिशिंग करना, ग्रीन हाउस गैसेज, पॉपुलेशन ग्रोथ, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, दीज आर द ट्रेजिडी ऑफ द कॉमन्स। तो अगर शॉर्ट में आता है तो यही आपको लिखना है। नेक्स्ट अगर हमें बात, सॉरी, नेक्स्ट, दो ए नंबर ऑफ ट्रीटीज़ जो हैं विद रिगार्ड टू द मैनेजमेंट ऑफ द ग्लोबल कॉमन्स हैव बीन एंटर्ड इनटू, एंड देयर हैव बीन ए लैक ऑफ कंसेंसस ऑन द पार्ट ऑफ द नेशन स्टेट ऑन द इन्वायरमेंट इश्यूज़। उसके पीछे देखो, अब कह रहा है कि बहुत सारा जो ट्रीटीज़ हैं, बहुत सारी जो पॉलिसीज़ हैं वो हमें देखने को मिलती हैं ग्लोबल कॉमन्स को मैनेजमेंट करने के लिए, लेकिन फिर भी वो चीज़ें ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। तो उसका सबसे बड़ा कारण तो यही है कि कोऑर्डिनेशन नहीं है कंट्रीज़ के बीच, ठीक है। दूसरा क्या होता है, जैसे जो अमीर कंट्रियां हैं, जो रिच कंट्री हैं, वो क्या सोचती हैं, वो सोचती हैं कि इसमें हमारी, हम तो डेवलप हो गए, तो अब देखना कई बार, अब मान लो वो कोई पॉलिसी लेके आएंगे, कोई ट्रीटी लेके आएंगे, वो ऐसी होगी जिसमें मान लो लिखा हुआ है कि कार्बन एमिशन आपको करना ही नहीं है। अब भाई जो गरीब देश है जो अपना डेवलपमेंट करा रहा है उसके पास टेक्नोलॉजी थोड़ी ना है। वो तो बेचारे पुराने जो ट्रेडिशनल जो स्टाइल है एनर्जी को बनाने का, जैसे कोयला बर्न या इस्त्री, वही चीज़ें तो करेगा ना। तो एक कॉमन जो एक होता है ना, जैसे टेररिस्ट को लेके भी एक ये हमेशा डिबेट उठती है
इस टॉपिक से हट के थोड़ा सा वो मैं बोल रहा हूँ, बट समझने के लिए कि टेररिस्ट जो है उसको लेके भी कॉमन डेफिनेशन तक नहीं है। आप सोच के देखो, मीन्स खालिस्तान जो हैं वो सोचो हमारे लिए, इंडियन गवर्नमेंट के लिए वो टेररिस्ट हैं, लेकिन वही कनाडा में अगर जो खालिस्तानी जो लोग हैं वो जो जब मूवमेंट कर रहे हैं तो उनके लिए वो कोई बड़ा इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कनाडा में कोई थ्रेट थोड़ी ना है, वो खालिस्तान का खालिस्तान का जो थ्रेट है वो तो इंडिया में है, क्योंकि इंडिया में वो अलग से पंजाब एक अलग से देश की डिमांड करते हैं। तो सेम मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हर एक कंट्री का अपने अपने लिए अलग अलग उसका मत। अभी तालिबान में बात करूँ तो तालिबान इंडिया के लिए थ्रेट नहीं था। तालिबान जो रूल है अगर मैं कहूँ तो हमारे लिए उस रूप से टेररिस्ट नहीं थे, लेकिन अमेरिका ने तो उनको टेररिस्ट डिक्लेयर कर रखा था। तो सेम चीज़ें हैं, मतलब कहने का मतलब मैं यहाँ पे वापस अपने टॉपिक पे आता हूँ कि ग्लोबल कॉमन्स का से रिलेटेड जितनी भी मैं कहूँ कि जो पॉलिसीज़ या इन्वायरमेंटल जो को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ट्रीटीज़ हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, उसमें एकजुटता नहीं होती, एक यूनिफिकेशन देखने को नहीं मिलता। उसी के चलते जो प्रॉब्लम्स है वो देखने को सबसे बड़ी हमें मिलती हैं। कुछ अगर बात करें कि अभी तक जो इस ग्लोबल कॉमन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ जो फेमस ट्रीटीज़ हैं वो उनके कुछ नाम अगर लिखना हो तो उसमें है जैसे एंटार्क्टिका ट्रीटी, ठीक है। इसके अलावा दो दो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये 1987 में हुआ था। फिर 1999 में एंटार्क्टिक इन्वायरमेंट प्रोटोकॉल हुआ, आउटर स्पेस ट्रीटी। ये सब जो पॉइंट्स हैं ये आप लिख सकते हो, जो आएंगे आपका कि कौन कौन सी ट्रीटीज़ हुई हैं ग्लोबल कॉमन्स को प्रोटेक्ट करने में, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पे देखो, मैं आपको बता दूँ कि जिन स्टूडेंट्स ने भी नोट्स लिए हैं मेरे, तो मैंने आपको मैसेज में भी बोला है ये चीज़, यहाँ पे दोबारा एक बार बोल देता हूँ। आपको बुक में कुछ भी ताक झांक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो इग्नू का मटेरियल है वो कोई खोलने की ज़रूरत नहीं है, बस आप बिंदास लेक्चर सुनो, और जो नोट्स मैंने आपको भेजे हैं ना, तो बस आप वो नोट्स जो हैं उसको ईमानदारी से पढ़ लेना। तो सबसे पहले लेक्चर सुनना है, फिर वो नोट्स पढ़ लेना, तो आपका ओवरऑल काम हो जाएगा। आपको इग्नू मटेरियल खोलने तक की ज़रूरत नहीं है, तो उसकी तो आप चिंता ही छोड़ दो, क्योंकि बिल्कुल क्रीम फॉर्म में जो नोट्स हैं वो मैंने आपको अवेलेबल करा के सेंड किए हैं, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स न्यू हैं तो उनके लिए अगर मैं बताऊं कि अगर आप चाहते हैं नोट्स को बाय करना, तो ये मेरे जो यहाँ प्लेलिस्ट में जितने भी कोर्सेज़ हैं मेरे चैनल पे, उससे रिलेटेड लगभग सभी के आपको नोट्स मिल जाएंगे क्रीम फॉर्म में, पीडीएफ में। तो वो 10 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से कोर्स होते हैं, तो वो आप मतलब जैसे 10 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से है वो नोट्स। तो जैसे मान लो अभी 14 यूनिट हैं इस पूरे कोर्स में, तो 140 में आपका वो पूरा नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। बहुत ही ईजी लैंग्वेज, बहुत ही क्रीम फॉर्म में आपको मिलेगा, जिसको आप रिवाइज भी इजीली कर सकते हैं और एग्ज़ाम से पहले आपकी बहुत हेल्प होगी, ठीक है। तो खैर ये एक इन्फॉर्मेशन थी। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स। तो एक तो मैंने आपको बताया कि ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स जो है उसमें जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको पहले ही बताई कि जो उसके पीछे जो रीजन है वो है डिफॉरेस्टेशन, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ओवर ग्राजिंग, ओवर फिशिंग, ग्रीन हाउस गैसेज, पॉपुलेशन ग्रोथ, इंडस्ट्री रिवोल्यूशन। ये तो है शॉर्ट में अगर आपको लिखने का है। दूसरा, अगर आपको डेफिनेशन में सिर्फ ऐसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ मीन बाय द ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स, तो उसमें आप लिखेंगे कि द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स मीन्स द सिचुएशन इन विच इंडिविजुअल विद एक्सेस टू ए पब्लिक रिसोर्सेज act in their own interest and in doing so ultimately deplete the resources। कहने का मतलब जो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स का मतलब ये है कि ऐसी सिचुएशन जिसमें इंडिविजुअल खुद से ही पब्लिक रिसोर्सेज को एक्सेस करता है और उसको वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उन चीज़ों को एक्सेस करता है, उसके तहत उससे प्रॉब्लम क्या होती है? उससे प्रॉब्लम ये होती है कि अल्टीमेटली जो वो रिसोर्स है ना उसमें कमी आती चली जाती है। और उसके पीछे जो मैंने बताया कि क्यों वो ऐसा करते हैं, अभी एक फॉर एग्जांपल आपने डिफॉरेस्टेशन किया, तो ये क्यों पार्ट है ट्रेजेडी का? क्यों? क्योंकि वो डिफॉरेस्टेशन जो आप कर रहे हो वो अपने पर्पज़ के लिए कर रहे हो, अपना इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, कि भाई आप जंगल काटोगे तो आपको वहाँ जगह मिल जाएगी, आप खेती कर लोगे, आप रोड बना लोगे, इस तरीके से। लेकिन उसका ओवरऑल उसका इम्पैक्ट क्या होता है? ओवरऑल इम्पैक्ट तो यही होगा ना कि उससे जो इन्वायरमेंट जो है उसमें प्रॉब्लम आएंगी, बायोडाइवर्सिटी, पूरा एक जो इकोसिस्टम है वो बिगड़ेगा, और वो बिगड़ा तो पूरा ओवरऑल आपका इन्वायरमेंट पे अफेक्ट होगा और वो हमें भुगतना पड़ेगा। तो ये है ट्रेजेडी में, मीन्स द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन रिफर टू द सिचुएशन इन विच इंडिविजुअल विद एक्सेस ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज एक्ट इन देयर ओन इंटरेस्ट एंड इन डूइंग सो अल्टीमेटली डिपेल्ड द रिसोर्सेज। नेक्स्ट है टू ओवरकम दिस ट्रेजेडी। उसके लिए फेमस जो बायोलॉजिस्ट हुए हार्डिन, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि
दैट कॉमन जो रिसोर्सेज हैं, ये जो कॉमन्स जो हैं, शुड बी इनक्लोज्ड एंड एंटर शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। उन्होंने कहा कि इसको रिस्ट्रिक्टेड कर देना चाहिए और इनक्लोज्ड कर देना चाहिए, ताकि वहाँ पे कोई भी ना जाए, कोई भी एंट्री ना करे। लेकिन देखो, अब ये जो व्यू है ना इसका, हार्डिन का, उसको कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं। वो कहते हैं कि भाई हार्डिन, तुम गलत कह रहे हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो बहुत अच्छे से अपने ये कॉमन्स है, क्योंकि जो फॉरेस्ट एरिया मैंने कहा ट्राइबल एरिया, ठीक है, वो भी कॉमन्स के रूप में ही काउंट होगा। तो वो कुछ लोगों ने इनको क्रिटिसाइज़ किया कि भाई ऐसे जो आप बोल रहे हो कि इनक्लोज्ड कर दो, ठीक है, आप बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड कर दो, तो ये सही नहीं है, क्योंकि इंडिया में भी और अलग जगह भी बहुत सारी ऐसी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो बहुत अफेक्टिवली मैनेज कर रहे हैं अपने कॉमन फॉरेस्ट को, और जिससे कोई बड़ी प्रॉब्लम आज तक देखने को नहीं मिली। तो ये मतलब आपको डेफिनेशन भी लिखनी है और आपको क्रिटिसाइज में से पॉइंट भी लिखना है, और ये नोट्स में बिल्कुल ईज अच्छे से मैंने आपको मेंशन किया हुआ है, ठीक है, तो आपको बिल्कुल उसमें दिमाग नहीं लगाना है। तो ये है व्हाट इज़ द ट्रेजिडी ऑफ द कॉमन्स में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, अच्छा इसमें एक और चीज़ आप लिख सकते हो कि इसमें अब इसको क्रिटिसाइज में ही, कि जो जो पावला जो है एक थिंकर, उन्होंने बोला है कि जो डेवलपिंग कंट्री हैं, पर्टिकुलरली जो लिस्ट डेवलप कंट्री हैं, who have control very little to the climate change has highly vulnerable to the adverse impact। भाई अभी मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दूं कि जो डेवलप नेशन है, उन्होंने खूब सारा कोयला बर्न किया, खूब सारी गंदगी फैलाई, खूब सारा इन्वायरमेंट में पोल्यूशन किया, अब खुद तो डेवलप होके बैठ गए। अब वो कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, अब आप कार्बन इमिशन मत करो, ये मत करो। तो उसी को लेके जो पावला जो है, जो थिंकर, वो ये बोल रहे हैं कि भाई करे कोई और भुगते कोई। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो है ना, इसका जो जो इन्होंने, जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया, हार्डिन का जो कॉन्सेप्ट है कि आप इनक्लोज कर दो, रिस्ट्रिक्टेड कर दो, तो उन्होंने कहा कि भाई ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, आपको कुछ तो छूट देनी पड़ेगी, खासकर पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज़ को। और जो भुगते कौन, भुगते ये डेवलप नेशन, क्योंकि उन्होंने ही रायता सबसे ज़्यादा फैलाया है। ठीक है, तो ये पूरा ट्रेजिडी ऑफ कॉमन्स के पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड, जो है इसमें आपको कौन कौन से पॉइंट ध्यान रखने हैं। तो कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड जो है, अगर मैं बात करूं, तो वो एक एथिकल कॉन्सेप्ट है एंड जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। तो इंटरनेशनल लॉ का भी एक कॉन्सेप्ट है और एथिकल कॉन्सेप्ट भी है। इट एस्टेब्लिशेस दैट सम लोकेलिटीज बिलोंग टू ऑल ह्यूमैनिटी and that their resources are available for everyone's use and benefit and taking into account for future generation। तो इन्होंने ये बोला है, इसमें ये है कि जो लोकेलिटीज़ है ना, कुछ लोकेलिटीज़ ऐसी होती हैं जो सभी के लिए होती हैं, तो उसमें कोई भी उसको यूज़ कर सकता है, कोई भी उससे बेनिफिट उठा सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमें ध्यान रखना होगा कि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी कुछ चीज़ें हम बचा के रखें। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि जब कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड के तहत कि आप जो चीज़ यूज़ कर रहे हो, बेनिफिट कर रहे हो, वो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे करो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर आपकी, इसीलिए वो एथिकल कॉन्सेप्ट उसको बोला गया है कि एथिक्स उसमें आएगी, कि आप जब उसका यूज़ कर रहे हो तो आप खुद में सोचो ना कि नहीं, हमें कितने लेवल तक उसको यूज़ करना है। इसमें ये जो कॉन्सेप्ट है कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड, इसको कॉमन ये जो डेवलपिंग जो नेशंस है, ये इसको बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि पिछला जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट जो बताया था कि ट्रेजिडी ऑफ द कॉमन्स, वो हमारे लिए कोई खास नहीं है, या और उसमें उसको लोग बहुत सारे थिंकर उसको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, और डेवलपिंग नेशंस तो उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। तो जो डेवलपिंग नेशन जिस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, जिस अप्रोच को, वो है कॉमन हेरिटेज ऑफ द मैनकाइंड अप्रोच। इसमें एक और चीज़ है, जैसे जो अरविंद जो पेड्रो हैं, उन्होंने एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बोली। उन्होंने कहा कि देखो मेरा कंसर्न क्या है, उन्होंने मतलब ऐसा बोला कि मेडिटेरियन सी को लेके अगर हम स्पेशली बात करें, तो वहाँ पे उनका ये कहना है कि रिच कंट्रीज़ जो है ना, उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, काफ़ी रिसर्च उन्होंने किया हुआ है, तो वहाँ से तो वो ऑयल गैस नेचुरल ये सारी चीज़ें खूब सारी निकाल रहे हैं। लेकिन वही जो ऐसी पुअर कंट्री हैं जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, इतना पैसा नहीं है, वो मेडिटेरियन सी से तो कुछ ले ही नहीं पा रहे। तो कहने का मतलब यहाँ पे वो पॉइंट अराइज ये कर रहे हैं कि कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड में नो डाउट है ये चीज़ कि आप रिसोर्सेज का यूज़ करें अपने खुद के बेनिफिट के लिए, और वो जो कॉमन रिसोर्सेज है वो सब के लिए है, उसमें कोई भी जाके उसको यूज़ कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा लिमिटेशन कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा कुछ कह सकते हैं हम कि रिस्ट्रिक्शन लगानी होगी इन नेशंस पे, ताकि वो भाई एक्सट्रीमली, और अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो जो डिस्ट्रीब्यूशंस है वो ऐसे पुअर नेशंस को भी उनको करना चाहिए। ये है। आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो है ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ द क्लाइमेट चेंज। अब इसमें क्या है, इसमें अगर मैं बात करूं कि ग्लोबल जो गवर्नेंस ऑफ द क्लाइमेट चेंज, इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है एलिनर ओस्ट्रॉम जो हुई हैं,
ये लेडी हैं, इनको नोबल पीस प्राइज़ नोबल प्राइज़ मिला इकोनॉमिक्स में 2009 में, 2009 में इनको नोबल प्राइज़ मिला इकोनॉमिक्स में, और इनका जो नाम है वो है एलिनोर ओस्ट्रोम। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछते हैं एग्जाम में कि एलिनोर ओस्ट्रोम को 8 प्रिंसिपल बताओ, 8 सिद्धांत उनके क्या हैं ये ग्लोबल गवर्नेंस को लेके। तो देखो उसमें उन्होंने क्या है कि एलिनोर ओस्ट्रोम हैज़ डेवलप्ड ए फ्रेमवर्क कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस एंड डेवलपमेंट, जिसको आईएडी भी बोलते हैं। तो जो एलिनोर ओस्ट्रोम है ना, उन्होंने क्या किया है, इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क एक तैयार किया, जिसके तहत उन्होंने मेनली 8 प्रिंसिपल्स बताए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे हमारी ग्लोबल गवर्नेंस के केस में। वो क्या क्या वो पॉइंट हैं? पहला है डिफाइन क्लियर ग्रुप बाउंड्रीज, कि जैसे कौन सा किस ग्रुप को या कौन से कंट्री को कौन सी एरिया तक ही, किस लिमिट तक वो चीज़ें यूज़ करनी है नहीं करनी है, तो मतलब एक प्रॉपर बाउंड्रीज डिसाइड हो, क्लियर ग्रुप बाउंड्रीज। दूसरा, मैच रूल्स गवर्निंग यूज़ ऑफ कॉमन गुड्स टू द लोकल नीड्स एंड कंडीशन। आपकी लोकल नीड्स क्या हैं, आपकी लोकल कंडीशंस क्या हैं, उनके हिसाब से ही आप अपने जो रूल्स हैं ना वो बनाएंगे, तो अल्टीमेटली उससे फिर आपको बेनिफिट भी होगा और आप पूरी कम्युनिटी ग्लोबल गवर्नेंस में भी आप जो बेनिफिट आप करा पाएंगे। नेक्स्ट जो है, इंश्योर दैट दोज अफेक्टेड बाय द रूल्स कैन पार्टिसिपेट इन मॉडिफाइंग, कि आपको ये भी देखना होगा कि आपने रूल्स अगर कुछ बनाए जिससे अफेक्ट हो रहा है कोई, तो उनको इंश्योर करना होगा कि कुछ चेंजेस भी किए जाएं, रूल्स में कुछ मॉडिफाई किया जाए। नेक्स्ट है मेकिंग श्योर दैट रूल मेकिंग राइट ऑफ कम्युनिटी मेंबर्स आर रिस्पेक्टेड बाय आउटसाइड अथॉरिटी, कि कोई रूल बनाया है मान लो कहीं की किसी कम्युनिटी में, ठीक है, कि हमारे यहाँ पे भाई ये एक पर्टिकुलर रूल है, तो बाहर से कोई बंदा आ रहा है उस कम्युनिटी में, तो उन्होंने कहा है, उनका कहना ये है कि उस मेंबर को, जो आउटसाइड अथॉरिटी वाला मेंबर है, उसको रिस्पेक्ट करनी होगी उस रूल मेकिंग की। नेक्स्ट है डेवलप ए सिस्टम कैरिड आउट बाय कम्युनिटी मेंबर फॉर मॉनिटरिंग मेंबर्स बिहेवियर। आपको एक सिस्टम ऐसा डेवलप करना होगा जिसके तहत क्या है कि आप चीज़ों को मॉनिटर करें जाके, और जो मेंबर्स का बिहेवियर है उन सबको भी आप मॉनिटर करें। इसके अलावा यूज़ ग्रेजुएट सेंशंस फॉर रूल वोलेटर्स, जो रूल को वोलेट करते हैं उसको अच्छा खासा सेंशन उस पर लगाया जाए। इसके अलावा प्रोवाइड एक्सेसिबल लो कॉस्ट मीन्स ऑफ द डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, कोई झगड़ा होता है, कोई विवाद उठता है, तो उस केस में बहुत ही एक्सेसिबल टाइम बाउंड के तहत और लो कॉस्ट के ऊपर उस डिस्प्यूट को सोल्व करने का मैकेनिज़्म हो। नेक्स्ट है बिल्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गवर्निंग द कॉमन रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है कि आप ये कॉमन रिसोर्सेज को लेके जो पूरा एक गवर्नेंस, ग्लोबल गवर्नेंस को जो आप चाहते हैं, उसके लिए आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो तैयार करनी होगी, और इंटर कनेक्टेड सिस्टम जिसमें चीज़ें जुड़ी हुई हो, आपस में जो देश हैं, अदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो मिल के काम करें। तो ये 8 मेन प्रिंसिपल्स हैं जो उन्होंने बोलने हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे अगर हम चलें थोड़ा सा, उन्होंने कुछ और भी चीज़ें सजेस्ट की हैं, जैसे उन्होंने बोला है कि जो ट्रस्ट है ना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, तो ट्रस्ट हमें आपस में रखना चाहिए इंस्टीट्यूशंस को, और मिल के काम करना होगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि प्रोग्राम्स जो हैं वो काफ़ी सेंसिटिव होने चाहिए, मतलब एथिकल बेस, सेंसिटिव और इको फ्रेंडली, पीपल सेंट्रिक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेंट्रिक, इस तरीके से वो जो हमारे प्रोग्राम्स हैं वो होने चाहिए। नेक्स्ट है कि उन्होंने का कहना है कि स्मॉल जो एक्शन, छोटा सा एक कदम बढ़ाया हुआ अच्छा कदम जो है वो आपको बहुत बेनिफिट कर सकता है। तो सेम है कि स्मॉल एक्शंस कैन सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस, तो आप जो छोटे छोटे लेवल पे भी जितना बेहतर हो सकता है वो चीज़ें करें। तो ये सारे पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं, और यही है इसमें ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ द क्लाइमेट चेंज में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें तो इग्नू के मटेरियल में ऐसी बकवास दे रखी होती हैं जो ना तो याद रहती ना वो काम की हैं, और उसमें रिपीटेशन भी ज़्यादा है। तो इसीलिए वो एग्ज़ाम्स में हमारे बिल्कुल जो टू द पॉइंट, अगर नोट्स आप खुद बना पा रहे हैं तो सबसे बेस्ट है, अदरवाइज़ वो जो नोट्स हैं ना वो आपकी बहुत ऐसे हेल्प करेंगे कि जो टू द पॉइंट जो नोट्स होते हैं, तो उसमें क्या आप जस्ट एक बार नज़र फेरेंगे और आपका काम बन गया। तो लास्ट में अगर मैं बात करूं अभी कंक्लूजन को लेके फ्रेंड्स, तो वो यही है कि सिंस द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इज़ डिपेंडेंट ऑन द जॉइंट यूज़ ऑफ ग्लोबल कॉमन्स, सो इट्स गवर्नेंस इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली रेलिवेंट फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो लास्ट में यही है कि जो वर्ल्ड है उनके उसको अगर उसके लिए मैं बात करूं तो ग्लोबल कॉमन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। उसके लिए अभी हमें सभी को
सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो हमारे गोल्स हैं उसके साथ एक तालमेल बनाते हुए कोऑर्डिनेशन करना होगा सभी मेंबर्स को, और उसके थ्रू हम जो अपना ये ग्लोबल कॉमन्स जो है उनको प्रिजर्व भी कर पाएंगे, प्रोटेक्ट कर पाएंगे, और अल्टीमेटली वो हमारे लिए ही बेनिफिट कराने वाला होगा। तो ये है पूरी आपकी यूनिट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।